नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का बड़ा एक प्यारा टाइटल है जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। नाम से ही बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर कि मेरे बचपन के दिन। और इस मेरे बचपन के दिन वाले टाइटल को उल्लेखित करने वाला या इसको बहुत शानदार तरीके से अपने एक सरल भाषा में लिखने वाला विद्वान, या अगर हम यहाँ पर ये कहें कि सरल भाषा में अपनी बात बताने वाली विदुषी, वो कौन है तो उनका नाम आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, वो है महादेवी वर्मा। अब यहां पर महादेवी वर्मा की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो मेरे बचपन के दिनों के पाठ को इतना शानदार तरीके से सरल, स्पष्ट और चित्रात्मक भाषा में लिखा है कि हम तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वास्तव में इन्होंने यहां पर इस पाठ को जिस रूप में बताने का प्रयास किया, लगता है कि ये लेखन की दुनिया के बहुत बड़े विदुषी लोगों में आते हुए दिखाई देते हैं। और ये कहा जाता है कि इनके बाबा का अपना एक सपना था, क्योंकि इनके घर में जो है कई 200 वर्ष बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था। तो बाबा का ये सपना था कि मेरे घर में यहां पर जिस लड़की का जन्म हुआ है उसके लिए दुर्गा पूजा भी बहुत की थी, और उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि इसको जो है मैं विदुषी बनाऊंगी। तो यहां पर विदुषी बनाऊंगा, इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देता है कि चूंकि उस समय वहां पर जो लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया होगा वो कहीं ना कहीं ढुलमुल होगा। इसका मतलब है कि कहीं 200 वर्ष बाद किसी बालिका का घर में जन्म होना, इसका मतलब है कि बालिकाओं का जन्म तो हो रहा हो, लेकिन यहां पर जन्म होने के साथ ही उनको परलोक सुधार दिया जाता था। तब ऐसी स्थिति में ये जब मेरे बचपन के दिनों को यहां पर स्मृति के रूप में याद करते हुए लिखाई देते हैं, तो यहां पर पाठ को बड़ा ही ये मार्मिक बनाती है। अब इसमें यहां से जब अगर अपन आगे की तरफ इसमें चलें तो इसमें यहां पर अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उससे पहले अपन यहां पर देखेंगे कि जो महादेवी वर्मा है, इस महादेवी वर्मा का जीवन परिचय क्या है। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में सबसे पहले आपके पास हमारे पास एक प्रश्न आता है, वो नाम है यहां पर जन्म। तो यहां पर जन्म जो है, ईयर कौन सा है, कौन से साल में इनका जन्म होता है, तो आंसर आता है 1907 में। 1907 में जो जन्म होता है वो स्थान क्या है, तो आंसर आता है अपने पास यहां पर फर्रुखाबाद। फिर यह है कि फर्रुखाबाद भारत के कौन से राज्य के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है, तो उसका नाम है आपके पास यहां पर उत्तर प्रदेश। तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास इसमें यहां पर चला कि जन्म वर्ष जो है इनका है 1907, और जन्म कहां होता है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म होता है। फिर यहां से जब अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो बात आती है यहां पर देहांत की। तो यूं ही कहीं 1907 से इनका जो जन्म होता है और उसके 80 साल बाद, 80 ईयर बाद, इट मींस यहां पर 1987 में इनका देहांत हो जाता है। अब यहां से जो है कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप तो हम याद रखना चाहते हैं, करना जानते हैं, वो अपन ने इसमें कर लिया। फिर यहां से अगला पड़ाव जब अगर आप अपन इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव इसमें यहां पर यह आता है कि एक इनका जो उपनाम है वो क्या है, तो इसको यहां पर आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनका उपनाम जो है वो क्या है, तो आंसर अपने पास यहां पर आया आधुनिक मीरा। पर क्या केवल इनका जो है उपनाम एक ही है, तो आंसर यहां पर कि नहीं, इसके अलावा एक और फेमस नाम यहां पर जो आता हुआ दिखाई देता है वो है आपके पास यहां पर क्या, तो इनको जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास इसमें यहां पर आ गया कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की उपमा किसे दी गई है। तब आप और हम ये कहेंगे कि यहां पर जिसको दी गई है उसका नाम है महादेवी वर्मा। पर प्रश्न यहां एक थोड़ा सा कठिन वाला और डिफिकल्ट वाला ये बन जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की उपमा जिनको दी गई है वो नाम तो है महादेवी वर्मा, लेकिन ये देने वाला विद्वान कौन है। तब यहां पर अपने पास उस देने वाले विद्वान की अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है अपने पास यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है इनको यहां पर इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपने एक ड्रीम प्रश्नों में से यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब के द्वारा महादेवी वर्मा को किस एक नाम से संबोधित किया गया। तब आपको और हमको यहां पर याद करना चाहिए, याद होना चाहिए कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के रूप में जो है हम इंटरप्रेट करते हैं। फिर ये बातें जो है आपके पास बेसिक यहां पर हो जाती हैं। इसके बाद अगर अपन इसमें यहां से आगे की तरफ बढ़े तो अगला अपने पास ये आता है कि इन्होंने जो प्रयागराज का जो महिला विद्यापीठ है, प्रयाग महिला विद्यापीठ,
है ना। प्रयाग महिला विद्यापीठ में, प्रयाग महिला विद्यापीठ, इस प्रयाग महिला विद्यापीठ में यहां पर इन्होंने प्राचार्य के पद को सुशोभित किया। इट मींस अगर अपने से बाई चांस अगर बात आती हुई दिखाई देती है कि प्राचार्य के पद पर इन्होंने कहां पर काम किया, तो अपने को याद होना चाहिए कि प्रयाग महिला विद्यापीठ में, और यहां पर इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़कियों की मदद की। फिर यहां से और अगर अपन आगे की तरफ इसमें चलें तो एक प्रश्न आता है अपने पास यहां पर सन, जो हो सकता है आपको हमको याद रखना पड़ेगा। जन्म हुआ 1907 में। 1907 से अगर अपन यहां चलते हैं 56 तक, इट मीन 57 वाला समय आ गया, तो कहीं यूं ही कहें 50 वर्ष का समय हो चुका है। इस 50 वर्ष में इन्होंने यहां पर बहुत कुछ नाम कमा लिया था, बहुत कुछ जो है इन्होंने अपना योगदान चालू कर दिया था। तब यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है कि सन 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। तो प्रश्न यह आ सकता है कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार से कौन से सन में या 1956 में इनको यहां पर कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो अपने पास आंसर आएगा कि पद्म भूषण पुरस्कार इनको यहां पर देते हैं। फिर यहां से इसमें जब आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो एक आपके पास यहां पर सन और आता है जिसका नाम है आपके पास 1971। इस 1971 में क्या होता है कि जो एक एकेडमी है जिसका नाम है साहित्य अकादमी, इस साहित्य अकादमी की सदस्य बनने वाली, कोई महिला सदस्य बनने वाली, अगर हम यहां पर किसी महिला की बात करते हैं तो उसमें इनका नाम आता हुआ दिखाई देता है यहां पर प्रथम। मतलब साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद से अगर किसी महिला सदस्य की बात करें तो यहां पर सबसे पहली महिला सदस्य जिसे साहित्य अकादमी की सदस्य बनाया गया है उनका नाम क्या है, तो आंसर है महादेवी वर्मा। और ये टाइम पीरियड कब का आता है, तो आपके पास है यहां पर 1971। फिर यहां से जब इसमें अगर अपन आगे की तरफ और चलते हैं तो अगला अपने पास यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सन 1982 का। और 1982 में यहां पर क्या है, तो आंसर है इसमें कि 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 1981 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पर बात यह है कि क्या मेरे बचपन के दिन के लिए मिला या फिर इनकी और कोई रचना है उसके लिए मिला। अब अगर आप जीवन परिचय के संदर्भ में याद रखना चाहते हो तो फिर आपके लिए यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस रचना के लिए दिया गया है वो नाम हमारे पास ये आता है यहां पर यामा, मतलब यामा नामक रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर इसमें एक स्थान अपने पास यहां पर आता है वो है 1988 का। अब एक पॉइंट अपने पास यहां पर था पद्म भूषण, ये मिला 1956 में, और यूं ही कहें लगभग इसके 32 साल के आसपास जो है बाद में 32 ईयर बाद इनको एक और भारत सरकार का जो पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई देता है वो है आपके पास यहां पर पद्म विभूषण। लेकिन अगर आप इस बात को यहां पर ध्यान रखते हैं तो जैसे आपने कहा था कि जन्म था 1907, इनका देहांत होता है 1987 में। अब यहां पर ये जो इनको पद्म विभूषण वाला जो पुरस्कार मिलता है ये है 1988। तो फिर यहां पर एक अपने लिए फैक्ट और एडिशनल इसमें ऐड हो जाता है, और वो क्या है, तो आंसर अपने पास आता है यहां पर मरणोपरांत। मरणोपरांत जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कब, तो आंसर गया अपने पास यहां पर 1988 में। ये अपने को जो है कहीं ना कहीं इसमें याद रखना चाहिए। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलते हैं तो अपने पास यहां पर जो बात आती है वो टाइटल है क्या, तो आंसर आया कि साहित्य साधना की प्रेरणा। कहने का तात्पर्य आपके पास ये है कि साहित्य में क्यों लिखूं, इसका मोटिवेशन कहां से मिलता है। तो एक तो ये आता है कि साहित्य साधना की प्रेरणा की जब अगर अपन बात करते हैं तो चूंकि इनका जन्म टाइम पीरियड क्या है, तो आपने कहा कि 1907 वाला है। अब ये जो टाइम पीरियड है आप सब जानते हैं कि इस दौरान के यहां पर जो आने वाले ये कविगण हैं, और विशेष करके यहां पर छायावाद की भी बहुत विदुषी महिलाओं में इनका नाम गिना जाता है। तो यहां पर जब इनका जन्म वर्ष 1907 है तो उस समय का टाइम पीरियड ब्रिटिश कालीन है। तो अब यहां पर अगर ब्रिटिश कालीन है तो इसका मतलब है कि जो आजादी के आंदोलनों की प्रेरणा, पॉइंट अपने पास आता है कि आजादी के आंदोलनों की जो प्रेरणा है वो यहां पर इनको साहित्य साधना के लिए, या मतलब ये मान करके चलिए कि साहित्य की दुनिया में जबरदस्त कदम रखने के लिए योगदान देता है उस दौरान की स्थितियां। और पॉइंट क्या है कि आजादी का जो आंदोलन है, आजादी के जो आंदोलन हो रहे थे वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। और जब ये अपने मेरे बचपन के दिन की जब अगर बात करती हैं तो कई बार महात्मा गांधी से भी मुलाकात होती है, और महात्मा गांधी से मुलाकात होती है। एक बार ऐसे ही किसी कंपटीशन में भाग लेने पर इन्हें चांदी का कटोरा मिला था, और वो जो चांदी का कटोरा जब आनंद भवन में महात्मा गांधी जी को दिखाने के लिए जाती हैं तो महात्मा गांधी जी इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या चांदी का कटोरा मुझे आप दोगे।
इट मीन्स अपने पास यहां पर ये आजादी का आंदोलन वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपने पास यहां पर इसमें आता हुआ दिखाई दिया। दूसरा पॉइंट जो है इसमें यहां पर साहित्य साधना के लिए कि उस समय का जो समाज था, उस समाज में जो स्त्रियों की, जो महिलाओं की स्थितियां थी, इट मीन्स अगर अपन यहां पर कहें कि जो महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, तो वो महिलाओं की दयनीय स्थिति जो है इनके लिए कहीं ना कहीं यहां पर एक मोटिवेशन काम करता हुआ दिखाई दिया। मतलब पहला पॉइंट अपने पास कि आजादी के आंदोलन से प्रेरणा मिली। दूसरा पॉइंट अपने पास यहां पर आता है कि समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति थी, इट मीन्स यहां पर जो दयनीय स्थिति थी, वो दयनीय स्थिति भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें यहां पर जो बात आती है वो ये कहा जाता है कि इनको जो है पशु पक्षियों से भी उतना ही प्रेम था, और ये पशु पक्षियों के प्रति जो करुणा के भाव होते हैं, तो उस करुणा के भाव ने इनको और यहां पर साहित्य साधना में जबरदस्त तरीके से रमाने में योगदान दिया। तो ये पॉइंट अपने पास आता है कि महादेवी वर्मा को साहित्य साधना या साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से प्रवेश करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं, स्टिमुलस हैं, जिन्होंने उनको उस क्षेत्र में ले जाने के लिए या उधर की दिशा में मोड़ने के लिए काम किया। तो अपने पास उत्तर यहां पर जाता हुआ दिखाता है कि ये दो तीन बातें कहीं ना कहीं अपने को याद होना चाहिए। फिर यहां से जब अगर अपन आगे की तरफ चलें तो पॉइंट आता है मेरे बचपन के दिन, और इस मेरे बचपन के दिन का जो कंपेडियम होता है, कि मेरे बचपन के दिन का जो कंपेडियम है वो हमारे पास यहां पर क्या इसमें आता है। तो इसमें हम ये देखें कि कंपेडियम के अंतर्गत किस प्रकार की बातों को, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो कुछ यहां पर लिखा, इट मीन्स यहां पर मेरे बचपन के दिनों को जो कुछ लिखा वो सीधी सीधी सी बात होती हुई दिखाई देती है कि उसमें जिस एक किसी बात का रोल है तो वो है आपके पास यहां पर स्मृति, और इसीलिए वो अपने पाठ में यहां पर इसकी चर्चा करती हुई दिखाई देती है कि मैंने पूरा का पूरा पाठ जो है यहां पर स्मृतियों के सहारे लिखा। अब यहां पर स्मृतियों के सहारे लिखा तो इन्होंने एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपके पास कि मेरे बचपन के दिन में जो पूरी जो चर्चा है वो इसकी जो विद्यालय की जो सहपाठियां हैं, विद्यालय की जो सहपाठी हैं, मतलब यहां पर जिस भी ये विद्यालय में यहां पढ़ते थे और पढ़ने के दौरान उनके जो मित्रगण थे, तो वो जो सहपाठी है उनके बारे में यहां पर कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई दिखाई देती है। एक पॉइंट अपने पास ये है। फिर इसके साथ साथ में यहां पर इसमें भी एक बात ये आती है कि उस समय का जो समाज था, उस समाज में यहां पर महिलाओं की जो स्थिति है, समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में यहां पर कहीं न कहीं इस मेरे बचपन के दिनों में चर्चा की है। और देखो एक बात उन्होंने कितनी प्यारी कही है कि लगभग यूं ही मैं अगर बात करूं तो मेरी स्मृति में जहां तक आ रहा है कि 200 साल तक हमने हमारे घर में कभी यहां पर इस प्रकार की कन्या को नहीं देखा। इट मीन्स उनका जब वहां पर लिखते हैं तो उन्होंने कहा कि जन्म के बाद परलोक सुधार जाया करती थी। अब उसके पीछे कि कोई ना कोई कारण रहा होगा उस दौरान की सामाजिक स्थिति का, है ना। तो ये जो बातें अपने पास यहां पर आती है इसको अपन कंपेडियम के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं, ये अपने को याद होना चाहिए। अब यहां से अपन आगे चलें। अब मैं बताऊंगा आपको ये जो पूरा पाठ है अपने पास, इसका एक सारांश, इसका जो एक जिस्ट है वो सारांश या जिस्ट जो है वो हमारे पास यहां पर क्या है उसको देखना है। पॉइंट आया अपने पास की बचपन की स्मृतियां, तो बचपन की यादों में एक विशेष आकर्षण होता है, ऐसा जो है महादेवी वर्मा अपने पाठ के दौरान बताती है। फिर यहां पर परिस्थितियां बहुत बदल गई, जिससे परिवार में स्वयं को एक अलग पीढ़ी का अनुभव हुआ। क्योंकि एक बात तो तय है कि जब इनका जन्म होता है तो यहां पर इनके घर में जो है वो माता दुर्गा जी की पूजा होती है, और दुर्गा जी की पूजा या साधना से इनका यहां पर कहीं न कहीं जन्म होता है। और बकायदा जैसे ही जन्म होते हैं बाबा कह देते हैं कि मैं इस लड़की को विदुषी बनाऊंगी, विदुषी बनाऊंगा। इट मीन्स यहां पर क्या लॉजिक है, तो विदुषी इट मीन्स विद्वान, और वही जो कि पढ़ लिख करके बहुत विद्वानों की श्रेणी में जाते हैं, महादेवी वर्मा का नाम उसी में यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि अब जो है स्थितियां बदल गई है, पीढ़ी का अनुभव जो है बदल गया है कि पहले कहां जन्म लेते ही लड़कियों को परलोक की तरफ जो है वो रवाना कर दिया जाता था, उस प्रकार की बातें जो है यहां पर इन्होंने कहा कि अब हमारे घर की स्थिति यहां पर चेंज होती हुई दिखाई देती है। फिर आगे देखें, महादेवी वर्मा के परिवार की विशेषताएं। परिवार में लगभग 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी, और हुई भी तो उसको जो है वहां पर परलोक की तरफ रवाना हो गई। वो पूर्व में लड़कियों को जन्म के बाद ही मार दिया जाता था। पूर्व में यहां पर जब अपने मेरे बचपन के दिनों की जब स्मृति की बात आती हुई दिखाई देती है तब यहां पर इस बात को फोकस है, तो अपने को इनमें याद रखना पड़ेगा, है ना। महादेवी वर्मा के बाबा ने
महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा की, जिससे उनके जन्म के बाद परिवार में उनका विशेष स्वागत हुआ। और उसके साथ ही बाबा ने कहा कि अब तक का जो भी समय था, जैसा भी था, वो ठीक है, लेकिन इस लड़की को तो कम से कम विदुषी बना करके रहूंगा। और देखो आज आप यहां पर जिस प्रकार से इनको नाम मिलता हुआ दिखाता है, जो इनको सम्मान मिलता हुआ दिखाता है, उनमें इनके परिवार का बड़ा योगदान है। फिर यहां से आगे चलें, शिक्षा और भाषाई वातावरण। परिवार में फारसी और उर्दू का प्रभाव था। अब देखो इसमें क्या है पता है, बेसिकली महादेवी वर्मा जी को अगर जब अपन बहुत नियर से अगर देखते हैं तो इन पे यहां पर इतनी भाषाओं का इफेक्ट है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। बाबा जी यहां पर इनके परिवार में जो है, बेसिकली जो बाबा हैं, वो बाबा की जिस बात पर यहां पर मास्टरी हुआ करती थी वो है फारसी और उर्दू। पिताजी जिस बात को जो है यहां पर जानते थे वो है आपके पास अंग्रेजी। माताजी मध्य प्रदेश के जबलपुर से आती है और माताजी पर प्रभाव था हिंदी का। अब देखो फारसी हो गया, उर्दू हो गया, पिताजी जो है अंग्रेजी हो गया और माताजी जो है यहां पर हिंदी हो गई। जब यहां पर ये अपने कॉलेज और स्कूलों में जाती हुई दिखाई देती है तो वहां पर एक मराठी मित्र मिलती है, तो उस फिर मराठी से जो है मराठी सीख लिया। फिर यहां पर उसमें जो है बुंदेलखंड की कुछ लड़कियां मिलती तो उसे बुंदेली सीख ली। फिर यहां पर बघेलखंड की कुछ लड़कियां मिलती तो उसे बघेली सीख लिए। तो ये अवध की जो लड़कियां मिलती है तो उनसे जो है वो अवधी सीख ली। अब यहां पर इनकी जो है उसी के दौरान यहां पर एक साथी जो थी जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान जिस बात को जो है बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखने का, जिस भाषा में दमखम रखती थी वो था खड़ी बोली। अब उनसे जो है वहां पर खड़ी बोली तो ये उर्दू क्या, ये फारसी क्या, ये अंग्रेजी क्या, बीच में एक मराठी भी इनकी मित्र बनती है। तो यहां पर उर्दू हो गया, फारसी हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, उसके बाद में बुंदेली हो गया, फिर अवधी हो गया। तो ये सब सारी भाषाएं जो है जानने की वजह से अब इनको ये समझ में आ गया था कि ये जब अपनी बात बेसिकली तुकबंदी वाले स्टाइल में जब हम छंद की बात करते हैं और चरण के अंत में जो वर्णों की आवृत्ति होती हुई दिखाई देती है, वो जो तुकबंदी वाली जो बात आती है उसके संदर्भ में यहां पर पूरा का पूरा इन्होंने लेखन काम चालू कर दिया है ना। मां ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। इट मींस यहां पर एक गुरुजी इनके घर में संस्कृत भी पढ़ाने के लिए आते थे। अब देखिए भाषाओं का कॉम्बिनेशन देखो है ना। बाबा ने संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था की और संस्कृत पढ़ाने के लिए गुरुजी आया करते थे, लेकिन उर्दू फारसी सीखना महादेवी वर्मा के लिए कठिन रहा, क्योंकि उर्दू फारसी के मौलवी साहब जब इनके घर में इनको यहां पर उर्दू सिखाने के लिए आते थे तो ये कहती है इस पाठ में कि मैं जो है वो चारपाई के नीचे इसे दुबक करके वहां पर छुप जाया करती थी ताकि मौलवी जी से मुझे यहां पर फारसी और उर्दू न पढ़नी पड़े। है ना, मजेदार पाठ, जबरदस्त पार्ट है इसमें। वास्तव में अगर जब आप इस प्रकार की चीजें सुन लोगे तो फिर प्रश्नों का प्रेशर आपके ऊपर से यहां पर किसी भी हालात में खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। क्या है, आप भी अपने बचपन के दिनों की जो है उसको याद करेंगे तो लगेगा कि नहीं वास्तव में कुछ है ना। फिर आगे मिशन स्कूल में पढ़ाई शुरू की लेकिन वहां मन नहीं लगा। फिर ये है अपने पास क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश लिया जहां उन्हें अच्छा वातावरण मिला। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में जो है इन्होंने प्रवेश लिया और इनको यहां पर अच्छा वातावरण मिला। तो यहां से अपन ने जो कुछ बातें इसमें देखनी थी वो देखी इसमें। अब आगे की तरफ और है कुछ यहां पर इसका सारांश। अगला पॉइंट अपने पास आता है सुभद्रा कुमारी चौहान से मित्रता। संगतकार का इफेक्ट जीवन में धुआंधार तरीके से पड़ता है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुभद्रा कुमारी चौहान यूं ही कहीं इनसे 2-1 साल आगे हुआ करती थी। जिस विद्यालय में ये पढ़ने के लिए गई थी उसी विद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी वहां पर, है ना। छात्रावास में पहले ही साथी सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। सुभद्रा जी से प्रेरित होकर ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू कर दी। मतलब ब्रज भाषा में पहले ये कविताएं लिखा करती थी, लेकिन इनसे जैसे ही इनके यहां पर साथ में आती, इनका जब प्रभाव आता है तो फिर यहां पर इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखो कॉम्बिनेशन, बाबा उर्दू फारसी, पिताजी अंग्रेजी, मां हिंदी, है ना। पंचतंत्र कहानियां संस्कृत में, एक मराठी दोस्त आती है उससे मराठी सीखना, बुंदेली लड़कियों से बुंदेली सीखना, अवध की लड़कियों से अवध सीखना, और यहां पर सुभद्रा जी से प्रेरित होकर ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली में रवाना होना। अब एक बात तो ये कही जाती है शिक्षण की दुनिया में, और मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बेसिकली यहां पर मल्टीलिंगुअल वाला अगर कोई व्यक्ति है, एक से अधिक भाषाओं को जानने वाला अगर कोई विद्वान है,
तो फिर यहां पर ये मान करके चलिए कि वो जो है वो अन्य की तुलना में विद्वान तो रहेगा ही। ये तथ्य है। ये हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और आदि प्रकार की चीजें भी बताती है हमको, है ना। अपनी कविताएं इन्होंने स्त्री दर्पण, ये याद रखना चाहिए अपने को, यहां पर अपनी कविताएं स्त्री दर्पण पत्रिका में भेजती थी, जो छप भी जाती थी। तो नाम आएगा कि कौन सी पत्रिका में जो है इन्होंने अपनी कविताओं को छपने के लिए भेजा, तो उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर स्त्री दर्पण। ठीक, चलते हैं यहां से नेक्स्ट। कवि सम्मेलन में भागीदारी, कवि सम्मेलन में भाग लेने लगी यहां पर कौन? आंसर है आपके पास महादेवी वर्मा। जब ये कवि सम्मेलनों में भाग लेते हैं आमतौर पर, तो वहां पर हर कवि सम्मेलन का किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो कभी इन्होंने यहां पर कहा कि ये जो है हमारे पास, कभी हमारे अध्यक्ष हरिओद हुआ करते थे, कभी हमारे अध्यक्ष जो है वो श्रीधर पाठक हुआ करते थे, और कभी हमारे अध्यक्ष जो है रत्नाकर जी। और मान लो यहां पर हरिओद या श्रीधर पाठक या रत्नाकर जी में से कोई नहीं है, तो फिर वहां का और भी कोई विद्वान जन ऐसा होता था जो उस कवि सम्मेलन पाठ का जो होता था वो कार्यक्रम, उसमें वहां पर अध्यक्षता करते थे, है ना। तो ये आपके पास की विद्वान इसकी कविता पाठ के साक्षी रहे, मतलब महादेवी वर्मा की कविताओं को कहीं ना कहीं इन्होंने भी देखा है, क्योंकि इन्होंने उन सम्मेलनों की अध्यक्षता की है। ठीक, फिर यहां से आगे की तरफ बढ़े तो महात्मा गांधी से मुलाकात, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। एक कवि सम्मेलन में मिला चांदी का कटोरा, एक कवि सम्मेलन में कविताएं बहुत शानदार तरीके से, और कहते हैं इन्होंने अपने मेरे बचपन के दिनों में जब पूरी उसको देखते हैं उसमें, तो यहां पर इनके पास इतने तमगे थे, इतने पुरस्कार थे कि जिसका हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल ऐसी टोकरी भर करके। पर उसमें से सबसे प्यारा एक तोहफा था जो इन्हें मिला था, वो था चांदी का कटोरा। और चांदी का कटोरा आनंद भवन में इनको पता चलता है कि महात्मा गांधी जी जो है वहां पर स्वतंत्रता के दौरान आया करते थे। तो वहां महात्मा गांधी जी जब आए तो उन्होंने उनको दिखाया कि देखो मुझे यहां पर चांदी का कटोरा मिला। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अच्छा ये मुझे देगी क्या? तो उन्होंने कहा। अब यहां पर क्या हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनसे पहले कहा कि बेटा तेरे को ये जो चांदी का कटोरा मिला है ना, इसमें मैं तेरे से खीर खाऊंगी, तो खीर बना और खीर मैं इसमें खाऊंगी। और उसी दौरान ये वहां आनंद भवन में जाकर के महात्मा गांधी से मिलती है और उन्होंने चांदी का कटोरा जो है उनसे मांग लिया और इन्होंने चांदी का कटोरा उनको दे दिया। अब आकर के सुभद्रा कुमारी चौहान जी को क्या कहे ये, तो ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में ये पार्ट आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें गांधी जी ने कटोरा लेकर पूछा तू देती है इसे, ये सेंटेंस था इस प्रकार का, और महादेवी वर्मा ने उन्हें सहर्ष दे दिया, है ना। फिर आगे यहां से सांस्कृतिक विविधता एवं सौहार्द, सांस्कृतिक विविधता, भाषाएं, मराठी मित्र जेबुन्निसा, ये आ गई, इनसे मराठी सीखना चालू। मराठी मित्र जेबुन्निसा ने मराठी भाषा के कुछ शब्द सीखने लगी। छात्रावास में विभिन्न प्रांतों की छात्राएं थी जो अपनी अपनी भाषाएं बोलती थी, विभिन्न प्रांतों की छात्राएं थी जो अपनी अपनी भाषाएं बोलती थी। अवध प्रांत की छात्राएं का अवध बोलना, बुंदेलखंड प्रांत की छात्राओं का बुंदेली बोलना, जेबुन्निसा से जो है मराठी यहां पर सीखना। फिर आगे जवारा के नवाबों से संबंध, जवारा के नवाबों से पारिवारिक संबंध है। बेसिकली उस दौरान वहां पर जो भी ये जवारा का जो नवाब था वो इनके आसपास ही रहा करता था, और ऐसा था कि उनकी नवाबी उस समय छीन ली गई थी और ये बेचारे एक बिल्डिंग में अपने उसमें जो है वहां पर बैठे रहते थे। नवाब की बेगम ताई साहिबा कहलाती थी। ये है कि नवाब की जो बेगम हुआ करती थी, जवारा का जो नवाब, उनकी बेगम को ये लोग महादेवी वर्मा और इनके जो भाई हैं वो उनको वहां पर ताई साहिबा के नाम से जानते थे। और पारिवारिक रस्मों में भाग लेती थी, एक दूसरे के घर आना जाना बड़े तरीके से इसमें यहां पर चलता था। ताई साहिबा ने महादेवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा और ये नाम फिर बड़ा जग प्रसिद्ध रहा। और ये मनमोहन नाम से ही बाद में जब ये पढ़ लिख करके ये भी विद्वानों की श्रेणी में गए तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय और गोरख विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने का मौका मिला। वो नाम था यहां पर क्या, तो आंसर है इसमें मनमोहन, है। ताई साहिबा ने महादेवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा जो आगे चलकर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। कौन से? जम्मू विश्वविद्यालय के। कौन से? गोरखपुर विश्वविद्यालय के। पहले ये जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनते हैं और बाद में फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर बनने का मौका इनको मिलता है। ठीक, फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़े तो बचपन के संस्कार एवं वर्तमान स्थिति। महादेवी वर्मा के अनुसार उनके बचपन में सामाजिक सौहार्द और निकटता थी जो आज के समय में दुर्लभ हो गई, जो एक दूसरे से बहुत मिलजुल करके रहते थे। हालांकि अभी ये देखो कि वो टाइम पीरियड था 1907 का, अब अगर बिखरोगे तो फिर वही बात होती है
है ना। आज के इसे देखकर वह समय एक स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। यदि वह समय आज भी होता तो भारत की सामाजिक स्थिति कुछ और होती, कुछ और ही होती। यही पर आकर के पाठ का समापन होता हुआ दिखाई देता है। अब इससे रिलेटेड प्यारे प्रश्न क्या हो सकते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट अपने पास यहां पर आया, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से नवाजा गया? ए छायावाद की रानी, बी आधुनिक मीरा, सी काव्य साम्राज्ञी या हिंदी की देवी। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर आधुनिक मीरा। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के रूप में भी हमारी ये जो है जानी जाती है, लेकिन बात ये होती हुई दिखाई देती है इसमें यहां पर कि वो वाला टैग या उपनाम देने वाले विद्वान कौन? तो उत्तर अपने पास गया कि वो वाला नाम या टैग देने वाले विद्वान थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। ठीक है, चले अगला प्रश्न इसमें, महादेवी वर्मा का जन्म कहां हुआ था? ए प्रयागराज में, बी वाराणसी में, सी फर्रुखाबाद में और डी लखनऊ में। बिल्कुल सही जवाब, हां, इसका उत्तर जो है वो आपके पास है यहां पर फर्रुखाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? ए प्रेमचंद ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने, डी रामधारी सिंह दिनकर ने। क्या है इसका उत्तर? बिल्कुल रत्नेश महेश उमेश सभी लोगों आप लोगों का जो सही है इसमें यहां पर आंसर जाएगा वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, महादेवी वर्मा किस साहित्यिक युग से संबंध थी? क्या इनका रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, इनसे क्या संबंध रहा है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद? तो आंसर है कि इनका जिस टाइटल से या जिस युग में या जिस वाद से इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन रहा है वो नाम क्या है? तो आंसर है बिल्कुल छायावाद। इसकी चर्चा भी मैंने की थी कि बेसिकली ये छायावाद की यहां पर बहुत शानदार कवियत्री के रूप में इनको गिना जाना पहचाना जाता है। फिर अगला पॉइंट, महादेवी वर्मा को किस काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए दीप शिखा, नो, बी यामा, यस, सी स्वरलहर, नो और डी अतीत के चलचित्र। तो आंसर यहां पर नहीं, क्या इसका उत्तर जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा यामा, है ना। फिर अगला प्रश्न यहां से 6 नंबर पर पढ़े, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? ए 1956, बी 1965, सी 1971, डी 1982। बिल्कुल सही जवाब यहां पर बिल्कुल 1956 जाएगा, क्योंकि अगर आप पद्म भूषण की बात करोगे तो 1956 है, लेकिन अगर आप यहां से पद्म विभूषण की बात करोगे तो मरणोपरांत था। और उसका टाइम पीरियड क्या था? बिल्कुल गुड, यहां पर जो है पुष्पेन ने, मृगेंद्र ने इसका उत्तर दिया कि वो टाइम पीरियड था 1988 का, क्योंकि 1987 में तो इनका देहांत तो हो जाता है, तब इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा? तो इस पॉइंट का है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन? ए महाश्वेता देवी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी अमृता प्रीतम। तो फिर अपने पास यहां पर बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा वो है इसमें महादेवी वर्मा साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला के रूप में कहीं ना कहीं जो है अपन इनको इंटरप्रेट करते हैं। और टाइम पीरियड इनका क्या था? तो ये आप सबको वहां पर इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया था, क्या था? बिल्कुल मयंक ने इसका उत्तर दिया, वो है 1971। बिल्कुल सही बात है, 1971 का टाइम है। अगला, महादेवी वर्मा को मरणोपरांत किस सम्मान से नवाजा गया? ए पद्मश्री, देखो क्या ऑप्शन आएंगे गजब के, है ना। ये 12 ना बजवा दे अपनी, थोड़ा ध्यान रखना कि क्या उन्हें पद्मश्री मिला, क्या उन्हें पद्म भूषण मिला, क्या उन्हें पद्म विभूषण मिला और क्या उन्हें भारत रत्न मिला। तो यहां पर जब अगर अपन देखें तो ये पुरस्कार नहीं मिला है, ये नहीं मिला। यहां पर बात की गई मरणोपरांत, देहांत कब होता है? तो अपने पास उत्तर है इसका 1987। तो फिर यहां पर ये वाला जो पुरस्कार तो मिला है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1956। लेकिन इस वाले की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड था आपके पास क्या? 1988। तो इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या जाएगा? 1988 में यहां पर ये पुरस्कार इनको मिलता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न है अपने पास, महादेवी वर्मा की साहित्य साधना को प्रेरित करने वाले मुख्य तत्व कौन से थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंदे याद रखना, प्रश्न मिल सकता है।
ए प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिकता, तब आप और हम कहेंगे कि आंसर है यहां पर नो। आजादी का आंदोलन और स्त्री जीवन की वास्तविकताएं, यस। पौराणिक कथाओं से कोई लेना नहीं, सामाजिक सुधार विज्ञान से यहां पर कोई बहुत ज्यादा नाता नहीं है। आजादी का आंदोलन और स्त्री जीवन की, उस समय का जो समाज था उसमें स्त्रियों की जो दशा थी, उस बात को लेकर के पॉइंट है। तो आजादी का आंदोलन और स्त्री जीवन की वास्तविकता, है ना। बिल्कुल अपने दोस्तों को जो है शेयर भी करो वीडियो, और सब लोग जो है इसको, इस साहित्य संगम का जो प्रवाह चल रहा है उसका लाभ लें और अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल मयंक। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। महादेवी वर्मा की रचनाओं में किनके प्रति विशेष आत्मीयता और करुणा प्रकट हुई है? यह भी प्रश्न बड़ा क्वालिटी वाला है। आपको यहां पर पाठ के चैप्टर में इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें यहां पर फोकस किस तरफ है। बाकी सब साहित्यिक बातें अपनी जगह कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। ए केवल स्त्रियों के प्रति, फिर अपने पास यहां पर आता है कि केवल स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, शोषित पीड़ित लोगों, समय देखो ना 1907 वाला, 1947 तक तो कहीं ना कहीं ये देखा ही होगा, शोषित पीड़ित लोगों को, और इसके साथ साथ में यहां पर पशु पक्षियों के प्रति जो इनकी धुआंधार वाली करुणा के जो भाव थे, वो यहां पर इनकी विशेष आत्मीयता और करुणा प्रकट होती है। और ये पॉइंट तो आंसर है यहां पर नहीं, ये तो आंसर है नहीं, ये तो आंसर इसमें यहां पर नहीं। उत्तर क्या गया? सोशल पीड़ित जो है, शोषित पीड़ित लोगों और आपके पास यहां पर पशु पक्षियों के प्रति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? क्या उन्होंने अपनी बातें जटिल और गूढ़ बताई? नहीं। क्या उन्होंने अपनी बातें सरल, स्पष्ट, और अगर कोई पढ़े तो उसको उस समय की चित्रात्मक स्थिति ही उसके सामने आती हुई दिखाई दे? बिल्कुल यस। कठोर और रुखी? नो। केवल तर्क प्रधान? नो। सरल, स्पष्ट और चित्रात्मक। अब चूंकि यहां पर ये भाषा शैली में, अब देखो ना भाषाओं का प्रभाव देखो कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इन्होंने जितना उसको सरल, स्पष्ट और उसमें बताने का जो प्रयास किया, वो एक अलग ही बात है यहां पर, है ना। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं इसमें आगे। बिल्कुल वीरेंद्र, अगला पॉइंट अपने पास, मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने मुख्य रूप से किसका सजीव वर्णन किया है? ए अपने परिवार के रीति रिवाजों का, बी विद्यालय, सहपाठियों, छात्रावास जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन का, अपनी यात्रा और प्रवास के अनुभवों का, अपने बचपन के खेलकूद और त्योहारों का। नहीं विजय, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने बचपन के खेल कूद और त्योहार यहां पर कैसे होगा? बेसिकली मेरे बचपन के दिन में जिस इस वाले पार्ट के अंदर जिस बात की जो चर्चा हुई है, जो कंपीडियम के रूप में है, वो है आपके पास विद्यालय, विद्यालय की सहपाठियां, विद्यालय, विद्यालय की सहपाठियां, विद्यालय का जो छात्रावास है, छात्रावास का जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन का, ये वाली बातें इसमें यहां पर आता हुआ दिखाता है। प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न, मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने विशेष रूप से किस सामाजिक पहलू पर प्रकाश डाला है? ए लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, बी भारतीय त्योहारों की महिमा, सी भारतीय समाज में वैज्ञानिक प्रगति, और डी पारंपरिक व्यंजनों की विविधता। तो यहां पर लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश ने, महेश ने, संतोष ने, रेखा ने जो है इसका उत्तर यहां पर सही दिया है कि लड़कों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया है, उस वाली बात को इन्होंने अपने इसमें यहां पर विशेष रूप से प्रकाश उस पर डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी? ए 50, और हुई थी भी तो चली गई थी, बस केवल महादेवी वर्मा का जो है वो बाबा की बड़ी इच्छा थी और मां दुर्गा जी की पूजा करके कि नहीं, और जन्म के साथ ही उन्होंने बोल दिया कि इसको तो विदुषी बनाएंगे। 100 वर्ष, 150 वर्ष और 200 वर्ष। तो बिल्कुल पाठ के हिसाब से अगर अपन यहां पर देखें तो जो अपना उसमें जिक्र करती है वहां पर 200 वर्ष इसका उत्तर आता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे, महादेवी वर्मा के परिवार में लड़कियों के प्रति कौन सा अमानवीय व्यवहार किया जाता था? ए उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, सवाल ही नहीं उठता, जन्म हुआ कि परलोक।
उन्हें विवाह के बाद ही मान्यता मिलती थी। विवाह कब होगा? अभी तो जन्म के बाद ही वो आगे तो बढ़ जाए। जन्म होते ही उन्हें, और डी उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो ये तो सब ये है कि वो लड़कियां जब बड़ी होती और विद्यालय विवाह और ये सब सारी बातें होती, ये सब तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इन्होंने पाठ में जिस बात का जिक्र किया है वो क्या है? तो जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों करवाई थी? दुर्गा जी को बहुत मानते थे, मां दुर्गा को। तो घर में सुख शांति के लिए नहीं, परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए नहीं चाहिए, कुल देवी की कृपा पाने के लिए नहीं, एक पुत्री प्राप्ति के लिए। और जन्म होता है महादेवी वर्मा जी का, है ना। तो पॉइंट अपने पास है कि एक पुत्री प्राप्ति के लिए। तो उत्तर है आपके पास यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के बाबा किस भाषा में पारंगत थे? हिंदी और संस्कृत? नहीं, हिंदी माता जी जबलपुर से आई थी, संस्कृत पंडित जी सिखाने आए थे। उर्दू और फारसी? यस। अंग्रेजी और हिंदी? नहीं, अंग्रेजी पापा। मराठी और तमिल? तमिल का तो जिक्र ही नहीं है यहां पर। मराठी उनके मराठी मित्र से। तो इसका यहां पर तो बाबा की बात पूछी है, तो बाबा जिस किसी एक भाषा में मास्टरी रखते थे, उर्दू और फारसी। और मौलवी साहब को पढ़ाने के लिए बुला लिया बाबा ने कि आओ और मेरी जो है इस बिटिया को उर्दू और फारसी पढ़ाओ। तो ये चारपाई के पास छुप करके जो है वो बैठ जाया करती थी, ताकि मौलवी साहब से इनको यहां पर उर्दू और फारसी न पढ़ना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की माता हिंदी के साथ साथ किस विषय में विशेष रुचि रखती थी? ए, दर्शन करने में, बी, ज्योतिष का काम करती थी वो, पूजा पाठ और गीता का अध्ययन में, साहित्य लेखन में। मेरे बचपन की दिनों की यादों को अपने कागज के कैनवास पर जब धुआंधार तरीके से महादेवी वर्मा उकेरती है, तब वहां पर बात आती है कि मेरी माता जी का पूजा पाठ में बड़ा विश्वास था, और जैसे ही समय मिलता था तो गीता का पाठ भी किया करती थी, और पास में बिठा करके इनको भी जो है वहां पर सुनाया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा ने उर्दू फारसी क्यों नहीं सीखी? ए, उन्हें यह भाषाएं कठिन लगती थी, बी, उन्हें अंग्रेजी अधिक पसंद थी, सी, उन्हें संस्कृत पढ़ने का निर्णय लिया, डी, मौलवी साहब से डर गई और चारपाई के नीचे जाकर के छिप गई। है ना, बेसिकली जो इसमें यहां पर इन्होंने अपना जो एक्चुअल रीजन दिया है। अब अन्यथा तो क्या होगा पता है, जैसे अगर आपको प्रश्न आ गया, पाठ की सही तरीके की समझदारी नहीं होगी, एमसीक्यूज पर फोकस नहीं किया होगा, तो आप क्या हो यार उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीखी होगी, बोले कठिन है, बोले मैं भी नहीं इसलिए सीख पाई वो कठिन है। दादा वहां रीजन पाठ में क्या दिया है, वे मौलवी साहब से डर गए और चारपाई के नीचे छिप गई, इसलिए जो है उर्दू फारसी फिर उन्होंने भी आगे सोच लिया कि अभी बच्ची जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा को किस स्कूल में भेजा गया था जहां वे 5वें दर्जे में भर्ती हुई? इसी विद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान 7वें दर्जे में भर्ती थी, और ये 5वें दर्जे में तो इनसे महादेवी वर्मा से कई यूं ही 2 साल पहले। लेकिन जब रूम अलॉट हुआ, एक रूम में जब 4-4 लड़कियां रहती थी, तो उसमें वहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान इनको मिली, और वहां से फिर जो है बहुत बढ़िया संगतकार का असर इन पर पड़ गया, है ना। मिशन स्कूल में नो, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में यस, फिर उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नो, और भारत महिला विद्यापीठ नहीं। इसका आंसर है आपके पास क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज। अगला, महादेवी वर्मा की पहली सहपाठिन कौन थी जिनसे उनकी मित्रता हुई? ए, सुभद्रा कुमारी चौहान से, बी, महाश्वेता देवी से, सी, सरोजनी नायडू से, और डी जो है यहां पर नाम दूसरा था इसमें, मीरा ठाकुर से। तो इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या जाता है, इसका उत्तर है अपने पास सुभद्रा कुमारी चौहान से इनकी मित्रता होती है, सहपाठी सबसे पहले उनकी वही वाली है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस भाषा में कविताएं लिखना शुरू की थी? ए, उर्दू, बी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, सी, संस्कृत, और डी अपने पास बंगाली। बिल्कुल इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर है ब्रज भाषा, और विशेष करके तो यहां पर ब्रज भाषा को भी
छोड़ करके जैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान से इनका संपर्क होता है तो वहां से ये खड़ी बोली में रवाना हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। छात्रावास में महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान किस गतिविधि में संलग्न रहती थी? ए, चित्रकला बनाने में? बिल्कुल नहीं। खेलकूद में भाग लेना? नहीं। नाटक मंचन करना? नहीं। तुकबंदी करना और कविताएं लिखना। आमतौर पर जब सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जब एक ही रूम में थी तो ये पहले महादेवी वर्मा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को जो अपनी कविताएं लिखती थी वो बताती नहीं थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान इनसे पूछ लेती, क्यों महादेवी तू भी कविताएं लिखती? बोले नहीं। फिर ये उनकी वहां पर किताब के पास जाती हैं और इनकी किताबों में जब पन्ने देखते हैं तो बहुत सारी कविताओं, सैकड़ों कविताएं मिल गई। तब फिर यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पूरे उसमें वहां पर बताती है कि देखो महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती है, और यहां से इनकी दोस्ती और बहुत मजबूत हो गई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताएं किस पत्रिका में भेजती थी? सरस्वती? नहीं। स्त्री दर्पण? यस, इसमें यहां चर्चा स्त्री दर्पण की है। हिंदुस्तान टाइम्स? नहीं। युगवाणी? नहीं। तो क्या उत्तर गया इसका उत्तर गया स्त्री दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कवि सम्मेलनों में भाग लेने के दौरान महादेवी वर्मा को कौन से प्रसिद्ध कवि अध्यक्ष के रूप में मिलते थे? बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर, मित्रनंदन पंत? नहीं। जयशंकर प्रसाद, मिथिलेश चंद्र गुप्त? नहीं। कौन? अपन ने वहां पर देखा था हरिओत। पूरा नाम हरिओत का? जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। गोल्ड मेडल लेने वाले विद्यार्थियों, टॉप पोजीशन पर जाने वाले विद्यार्थियों, हरिओत का जो है पूरा नाम क्या था? जल्दी से भेजो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार उत्तर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। हरिओत, फिर नाम आया श्रीधर पाठक, और एक नाम आपके पास रत्नाकर जी। तो इस पाठ का उत्तर जो है यहां पर इस प्रश्न का क्या होगा? तो इसको उत्तर आपके पास ए। अपने सभी साथियों को प्यारे और मौलिक प्रश्नों को सबको रवाना कर दो, ताकि वो भी जो है इस महा साहित्य मंचन का बढ़िया तरीके से लाभ ले सके, है ना। हमारी मेहनत जो है वो जन जन तक जानी चाहिए, दिखनी चाहिए, इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान रहेगा। महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलन में किस वस्तु को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ था? मतलब महादेवी वर्मा को जब कवि सम्मेलन हुआ तो इसमें से यहां पर क्या मिला? ए, ताम्रपत्र, बी, कोई पुस्तक मिली, ए, स्वर्ण पदक मिला, या बी, चांदी का कटोरा? आंसर क्या? चांदी का कटोरा। और इसी चांदी के कटोरे में सुभद्रा कुमारी चौहान को खीर खाना था। उससे पहले महात्मा जी को दिखाने गई तो सुभद्रा कुमारी चौहान दिखाने गई, महात्मा जी ने कटोरा रख लिया। मतलब पूछा उनसे कि क्या मैं कटोरा ले सकता हूं? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि ये यूं ही वैसे भी जब ये महात्मा गांधी जी जब आनंद भवन में आया करते हैं तो इसमें मेरे बचपन के दिनों में याद करते हुए बताते हैं कि हम कुछ पैसे जो हमको खर्चे के लिए मिलते थे उसमें से एक एक दो आने बचा लिया करते थे, और जैसे ही महात्मा जी आते थे तो वहां पर उनको दे देते थे। और जब उन्होंने कटोरा मांगा तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मेरा किस्मत क्या होगा, अब तो महात्मा जी चांदी का कटोरा ही ले जाइए। जबकि उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को खीर खाना था। फिर बात होती है कि तू कटोरा तो दिया ही, बोले हाँ। बोले अब खीर? बोले नहीं, खीर तेरे को खिलाना पड़ेगा, चाहे तू पितली कटोरे में खिला कि किसी में खिला, लेकिन खीर अब तेरे से खा के रहूंगी, है ना। बड़ा अच्छा पाठ है ये। अगला पॉइंट, महादेवी वर्मा ने अपना पुरस्कार स्वरूप चांदी का कटोरा किसे भेंट कर दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नो। महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद, यस। सुभद्रा कुमारी चौहान को? नहीं, इनको तो खीर खाना था। और सरोजिनी नायडू इसका उत्तर यहां पर नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? महात्मा गांधी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कटोरा देने के बाद महादेवी वर्मा को किस बात का दुख हुआ? ए, बापू ने कटोरा स्वीकार नहीं किया, सुभद्रा कुमारी चौहान नाराज हो गई, महात्मा गांधी जी ने उसकी कविता नहीं सुनी, और कटोरा गुम हो गया। अब यहां पर यह है कि कटोरा तो दे दिया, उसके बाद ये चाहती थी कि जिसके बदले मुझे यहां पर ये चांदी का कटोरा मिला है वो आप कविता सुन लो। तो महात्मा गांधी जी ने कविता इनकी नहीं सुनी, तो वहां पर थोड़ी सी ये दुखी हो जाती है महादेवी वर्मा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा से कटोरा खो जाने के बदले किस चीज की मांग की? अब कटोरा जो है बेसिकली खोआ तो नहीं है, वो दिया गया था। एक नई कविता की? नहीं।
एक उपहार की? नहीं। खीर खिलाने की? हाँ। एक नया कटोरा? नो। खीर खिलाने की, उनको तो खीर खाना था, बोले अब तो पीतल की कटोरी में। पाठ में चर्चा में बताते हैं कि पीतल की कटोरी में, लेकिन खीर खा के रहूंगे, तो अगर ये कह दे कि मैं कटोरा वहां दे या मुझे खीर नहीं बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है आपके पास? खीर खिलाने की। अगला पॉइंट, सुभद्रा कुमारी चौहान के छात्रावास छोड़ने के बाद कौन सी लड़की महादेवी वर्मा के साथ रहने के लिए आई थी? ए जीनत बेगम, बी जेबुन्निसा, सी सरला देवी और डी अमृता प्रीतम। जैसे ही उन्होंने छोड़ा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जैसे ही वहां से कोर्स पूरा हो गया होगा, उन्होंने छोड़ा, तो एक मराठी लड़की जो है वहां पर आती है और उनका नाम क्या है? जेबुन्निसा। यहां पर इनके रूम की जो है फिर रूममेट बनती हुई दिखाई देती है ना? तो इसका उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा की नई सहपाठी जेबुन्निसा कौन से राज्य से आई थी? ए उत्तर प्रदेश से, नो। बी महाराष्ट्र से, यस। सी बंगाल से, नो। और डी राजस्थान से, नो। महाराष्ट्र। अरे बताओगे क्या आप? मेरे हिसाब से आप लोगों ने सामने पाठ पढ़ लिया होगा। ये महाराष्ट्र के कौन से शहर से आई थी, उसमें बेसिकली वहां पर महाराष्ट्र का नाम न लिख करके उस पाठ में मेरे बचपन के जिसमें पर्टिकुलर स्थान का नाम लिखा है। जल्दी से सारे लोगों का इसमें मुझे कमेंट चाहिए, सारे लोगों का मुझे इसमें यहां पर कमेंट चाहिए, है ना? आपका जो भी उत्तर उसमें आ रहा है उसमें वहां पर लिखें, फिर यहां पर मैं बस जस्ट बताने ही वाला हूं। बिल्कुल सही, यहां पर इसका उत्तर जाएगा, वो है आपके पास कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जेबुन्निसा आई थी। अगला, महादेवी वर्मा के अनुसार उनके समय में कौन सा सामाजिक भेदभाव नहीं था? ए जाति भेदभाव, बी सांप्रदायिकता, सी भाषा का अंतर, डी आर्थिक असमानता। पाठ में जिस बात की चर्चा की गई है उसके हिसाब से उत्तर दो फटाफट। बिल्कुल, है ना? अजय ने इसका उत्तर यहां पर दिया कि पाठ में जिस बात की चर्चा हुई है वो नाम है अपने पास सांप्रदायिकता। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो वो है अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी वर्मा के अनुसार विद्यापीठ में छात्राएं आपस में किस भाषा में बातचीत करती थी? केवल हिंदी में, केवल उर्दू में, संस्कृत में, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में? और तब यहां चर्चा होती है कि बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में, अवध प्रांत की लड़कियां अवधि में। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जो बातें हैं, देखो कहीं भी होता है, जब आप लोग भी अगर मान लो अगर अपने गांव शहर छोड़ करके जब दूसरे शहर में जाते हो, तो वहां पर कोई बुंदेली में बात करता है, कोई बघेली में बात करता है, कोई निमाड़ी में बात करता है, कोई मालवी में बात करता है, सब अपने अपने ढंग से बातचीत करते हैं, है ना? ठीक है, चले यहां से अगला पॉइंट, महादेवी वर्मा के परिवार के साथ कौन से नवाब रहते थे जिनको नवाबी से दखल अंदाज कर दिया गया था और फिर इनके परिवार से बढ़िया सा गुल मिल गए थे? भोपाल के नवाब, नो, पाठ में चर्चा ही नहीं है। अवध के नवाब, नहीं। जवारा के नवाब, आंसर है यस। लखनऊ के नवाब, नो। उत्तर क्या है इसका? जवारा के नवाब, है ना? अगला पॉइंट, नवाब की बेगम साहिबा को महादेवी वर्मा और उनका परिवार किस नाम से जानता था? चाची जान, नहीं। चाची जान तो वो जो बेगम साहिबा थी वो महादेवी वर्मा की मम्मी को कहती थी चच्ची जान, चाची जान। अम्मा साहिबा, नो। ताई साहिबा, यस। बेगम साहिबा, नो। पाठ के हिसाब से यहां पर क्या है इसका उत्तर? बिल्कुल सही जवाब इसका है, बिल्कुल। वीरेंद्र भी जो है कोल्हापुर पाठ अच्छे से पढ़ लिया है ओके भाई, और मुझे लगता है कि अब और इस प्रकार से एक्सप्लेन करने के बाद अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अपन बढ़िया काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पॉइंट अपने पास यहां पर आया क्या? तो आंसर गया इसमें ताई साहिबा। फिर अगला प्रश्न मेरा क्या था कि जो बेगम साहिबा है ये महादेवी वर्मा कोई मम्मी को किस नाम से? तो वो है आपके पास चाची जान, चच्ची जान के नाम से जो है उनको वहां पर पुकारती थी। अगला, महादेवी वर्मा के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? और ये नाम फिर प्रसिद्ध हो गया मनमोहन वर्मा और वही चला आखिर तक, चाहे जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के चांसलर बनना हो या गोरखपुर विश्वविद्यालय के चांसलर बनना हो, वाइस चांसलर बनना हो, वही रहा नाम। ए उनके माता पिता ने, नहीं। बी महात्मा गांधी ने, नहीं। सी ताई साहिबा ने, यस। डी उनकी बड़ी बहन ने, नो। ठीक है, तो उत्तर क्या गया इसका? यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट,
राखी के दिन ताई साहिबा का अपने बेटे के लिए क्या नियम था? बेसिकली ये था कि ताई साहिबा जो जबरा के नवाब की पत्नी जो हुआ करती थी, आमतौर पर यहां पर वो चाहती थी कि उनके घर में जो लड़का था और ये जो बेसिकली बहन, इट मींस यहां पर कौन, महादेवी वर्मा, और ये तो ये कहती थी कि बेटा जब तक बहन राखी नहीं बांधती ना, इस पार्ट में यहां पर चर्चा होती है कि जब तक बेटा बहन जब तक राखी नहीं बांधती ना तब तक भाई खाना नहीं खाता। बस ये जिस्ट है। ये सुन लिया तो अब इसके पास उत्तर आ जाएगा आपको। उसे सवेरे से कुछ नहीं खाना था जब तक राखी न बांधी जाए। बिल्कुल सही। उसे नए कपड़े पहनने, नो। उसे उपहार बांटने, नो। उसे दिन भर उपवास रखना, नो। उसे सवेरे से कुछ नहीं खाना। वो कहते थे कि जब तक अपनी बहनें, इट मीन्स वहां पर ये जो इनकी बात करें महादेवी वर्मा के परिवार की, तो जब तक बहन राखी नहीं बांधती तब तक आप कुछ नहीं खाओगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा के छोटे भाई मनमोहन वर्मा ने किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया? दिल्ली विश्वविद्यालय? नहीं। जम्मू विश्वविद्यालय? यस। गोरखपुर विश्वविद्यालय? यस। तो यहां पर फिर अपने पास ही जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका जो उत्तर है अपने को ये लेना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये तो इसका उत्तर है नहीं, है ना। तो यहां पर उत्तर फिर अपने पास अगर अपन डी लेंगे और डी में फिर ये कहेंगे कि बी एंड आपके पास सी, यहां पर कौन सा, तो उत्तर आपके पास सी। पहले जम्मू विश्वविद्यालय और फिर बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके पास, और आज की कड़ी का जो है इस धुआंधार पाठ का सबसे लास्ट धुआंधार प्रश्न। महादेवी वर्मा ने कहा कि यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कैसी होती? ए, और भी भव्य होती। पाठ के बिल्कुल आखिरी वाले शब्द हैं, कुछ और होती, और दुखद होती, और समृद्ध होती। बिल्कुल सभी लोगों का आपका उत्तर सही है यहां पर कि इसमें जिसकी बात होती हुई दिखाई देती है वो पॉइंट अपने पास आता कि कुछ और होती। महादेव ने कहा कि यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कैसी होती, कुछ और होती। अब ये पाठ को और आपसे पढ़ करके कमेंट बॉक्स में लिखे कि वो सपना कौन सा। ये मैं कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट के जो है वो इंतजार करूंगा कि हाँ वो सपना कौन सा था जिसकी महादेवी वर्मा यहां पर चर्चा करती है। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ और इस पाठ के प्रश्न बढ़िया तरीके से आपको बोधगम्य हो गए होंगे, और अब आपको इसके बाद जो डर था, जो भय था, जो चिंता थी, वो जो है मान करके चलते हैं कि फिनिश होती हुई दिखाई देगी। इसी शानदार पाठ को यहीं पर हम विराम देते हैं। अब आपका काम क्या, आप अपने यारों दोस्तों के मध्य जो है इस पाठ को रवाना कीजिए ताकि आपके साथ वो भी इनका पाठों का सही तरीके से रसास्वादन कर पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।